बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 641 के असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। लास्ट डेट 8 जनवरी 64 से 81 मॉड्यूल्स पे आपने अपनी अच्छी से ग्रिप कर लेनी है। बेसिकली आप 78 79 मॉड्यूल कर लें तो आपकी ये असाइनमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपने डिटर्मिन करना है नल स्पेस ऑफ द ऑपरेटर R3 टू R2 पे जाना है। आपके पास देखें आपका जो मैट्रिक्स गिवन है वो किस तरह की है। आपकी जो मैट्रिक्स है वो 2x3 की है। उसके बाद आपने इसकी डिटर्मिन करना है कि इसका नल स्पेस क्या है, इस ऑपरेटर टी का, इस मैट्रिक्स का। तो इसका आपने नल स्पेस फाइंड आउट करने के लिए आप बस ये 2x3 की मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑपरेटर लेंगे वो मैट्रिक्स 3x1 का लेंगे, x1 x2 x3 लेंगे। और उससे अब आपके पास ये 2x3 की मैट्रिक्स है, ये आपके पास ऑपरेटर 3x1 का है। और इससे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आपके पास जो मैट्रिक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर इसकी सेकंड रो को इस कॉलम से, तो आपके पास यहाँ पे दो मैट्रिक्स बन के आ जाएंगी। अब ये जो दो मैट्रिक्स नेक्स्ट बनेगी वो क्या बनेगी, वो 2x1 की बनेगी। और हमें R2 ही मैट्रिक्स आगे चाहिए है। तो अब आपके पास ये जो मैट्रिक्स बन गई इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। लीनियर इक्वेशंस को 0 के इक्वल रखना मतलब आपके पास नल स्पेस बेसिकली है ये कि आप उसको जो आपके पास जो आंसर है उसको 0 कर लें, 0 के इक्वल रख लें, फिर आप उसको किसी भी लीनियर अलजेब्रा के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने आपके पास ये नल स्पेस थी 1 - 3 4 3 - 4 0 की। यहाँ पे मैंने इस जो आपके पास R3 है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली आपका पास हम कहते हैं कि हमारा x जो है वो इस R3 से बिलोंग करता है। अब वो जो मैंने x लिए हैं वो x1 x2 x3 ले लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको इन मैट्रिक्स को 0 के इक्वल रख लेना है। अगर आप इसको 0 के इक्वल ना भी रखें, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करें, आप इसको 0 के इक्वल रखने से पहले इन वैल्यूज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ 0 नहीं लिखें, फिर ये वाली दोनों फॉर्म्स यहाँ पे लिख लें, ठीक है। अब इसके बाद आप इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखें। ये आपके पास बेसिकली नल स्पेस है, विच इज़ मेंट बाय दैट नल स्पेस कि आप उसको क्या कर रहे हैं, 0 के इक्वल रख रहे हैं। अब आपके पास जो x हैं, x1 x2 x3 हैं, आपने इस नल स्पेस के अंदर से x1 x2 और x3 को फाइंड आउट करना है। अब ये जितने भी x हैं ये हमारे पास क्या है, इस नल स्पेस के एलिमेंट्स हैं। कौन से x हैं, x1 x2 x3 क्या है हमारे पास इस नल स्पेस के ही एलिमेंट्स हैं। अब आप इसको किसी भी, आपके पास ये दो इक्वेशंस बन के आ चुके हैं। मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया। यहाँ पे आपके पास बेसिकली ये एक रो है, ये सेकंड रो है। ये 2x3 की मैट्रिक्स थी ना, और ये आपके पास नेक्स्ट जो है वो 3x1 की मैट्रिक्स है। और इससे जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट वाली मैट्रिक्स आई हैं वो क्या आएंगी, 2x1 की आएंगी, जो बेसिकली किसकी होंगी, R² की होंगी। अब आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। आप इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट इस सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें। 1 को x1 से किया तो x1 आया, फिर -3 को x2 से, फिर 4 को x3 से, फिर इसी तरह से नेक्स्ट 3 को x1 से, -4 को x2 से, और 0 को x3 से। तो आपके पास ये दो मैट्रिक्स बन के आ चुकी हैं। अब आप लीनियर अलजेब्रा का कोई भी मेथड लगा लें। जैसे आपके पास मेथड होता है गाशियन एलिमिनेशन मेथड, एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। आप कोई भी मेथड लगा के यहाँ से x1 x2 x3 को सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करेंगे, आप बस ये इक्वेशन के अंदर सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं, x1 x2 हैं। तो आप यहाँ पे क्या करें, x1 को एक फ्री वेरिएबल ले लिया, और वो जो फ्री वेरिएबल हमने बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में क्या किया, x1 को t लेट कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया x1 को, और x1 को मैंने t कह लिया है। अब x1 को t कहने के बाद अगर आप इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख रहे हैं नल स्पेस के अकॉर्डिंग, तो आप बस 3x1 4x2 के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ से x2 निकाल सकते हैं, 3/4x1 आ गया। अब x1 को हमने क्या कह लिया, t कह लिया, तो 3/4t आपके पास x2 का आंसर आ गया। अब आप 3/4t को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लें। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, आप बस यहाँ जहाँ x1 आ रहा है अब वहाँ t पुट कर लिया, और जहाँ जहाँ x2 आ रहा है वहाँ 3/4t पुट कर लिया। तो मेरे पास यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको x1 ही रहने दें, क्योंकि हमारे पास अभी वेरिएबल x1 का है। x1 - 3x2 ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 की जगह x1 की जगह t, और x2 की जगह ये वाले वेरिएबल 3/4t जो न्यू फॉर्म बनी है वो पुट कर ली, और ये 4x3 एज इट इज़। अब आप इस t वाली टर्म्स को सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें, t - 9/4t का -5/4t। उसके बाद आपके पास ये फॉर्म बन गई है। अब यहाँ से 4x3 इधर ही, यहाँ पे माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया x3। आप यहाँ से ले लिया 5/16t, आपके पास क्या आ गया इसका x3।
अब हमारे पास यहाँ पे x3 का आंसर आ गया 5/16t। तो सबसे पहले हमने x1 को एक वेरिएबल पहले लेट किया t, फिर x2 का हमने कहा 3/4t आया और x3 हमारे पास 5/16t आया। इट्स मीन कि हमारा x1 क्या आया है 1, x2 क्या आया है 3/4 और x3 क्या आया है 5/16। इन टर्म्स ऑफ t वेरिएबल कह रहे हैं, तो आप इसको सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे आगे लिख लें, तो ये आपके पास x1 x2 x3 का आंसर आ गया। अब आप इसको मेथड किसी और मेथड से करें। मेरा तो यही मानना है कि आप जब अपने पेपर में या आप अपनी असाइनमेंट का सोल्यूशन अपलोड करें तो आप किसी और लीनियर अलजेब्रा के मेथड से करें। लाजमी नहीं है कि आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, आप किसी भी और लीनियर अलजेब्रा के मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपल के इक्वेशंस लिखें या आप सिंपल 2 लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख लें यूट्यूब पे, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व लीनियर सिस्टम इक्वेशन, तो आपको डिफरेंट मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना बता देंगे। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास F1 F2 F3 उन्होंने लेट किया हुआ है और वो जो लेट किया है वो क्या है, बेसिस हैं किसी डुअल स्पेस ऑफ एक्स की, किसी एक्स के लिए बेसिस हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक्स गिवन है, एक्स क्या गिवन है, एक्स आपका गिवन है E1 E2 E3 की फॉर्म में, तो जो आपका एक्स गिवन है आपने उसके लिए F1 ऑफ एक्स, F2 ऑफ एक्स और F3 ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से रिपीट कर दिया, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रही। आपके पास जो क्वेश्चन है वो मैंने इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिख लिया है यहाँ पे। अब आपने बेसिकली करना क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो F1 F2 F3 हैं और आपके पास जो x हैं वो E1 E2 E3 की फॉर्म में है। तो आपके पास देखें यहाँ पे इस फॉर्म का क्या मतलब है, FIEJ का। जब मेरे पास F1 और J भी मैं 1 लेती हूँ, जब मेरे पास I और J दोनों इक्वल होंगे, I भी 1 है J भी 1 है, तब आंसर 1 आएगा। लेकिन जब मैं इसका F1 E2 लेती हूँ, I1 लिया J2 लिया, तब मेरे पास इसका आंसर 0 आएगा। इसी तरह से F1 E3 लूँगी तब भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर आप इसको कर लें F2, मैं इसकी फॉर्म को मैं यहाँ पे F2 E1 कर लेती हूँ, फिर मैं इसको F2 E2 कर लेती हूँ, फिर मैं इसको F2 E3 कर लेती हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, देखें जब मेरे पास ये दोनों आई जे डिफरेंट है तो आंसर 0, आई जे सेम है यहाँ पे तो आंसर 1, और यहाँ पे भी आपके पास E3 होगा डिफरेंट है तो आंसर 0। तो यहाँ पे इस फॉर्म का भी कुछ यही मतलब है कि जब आपके पास आई और जे इक्वल तो आंसर 1, जब आपके पास आई और जे इक्वल नहीं तो आंसर 0। इसी तरह से आप इसका F3 E1 F3 E2 और F3 E3 लिखेंगे तो वो 0 आएगा। अब आपने आपके पास सारा सब कुछ गिवन है। आप अपनी अगर मॉड्यूल नंबर 79 खोलें MTA 6441 का, वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है और एग्जाम्पल नंबर 2, 2 एग्जाम्पल्स हैं। वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने एक्स फाइंड करने थे, बेसिकली उसका डुअल बेस फाइंड करना था। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपने उसका डुअल बेस नहीं फाइंड करना, आपने उसके F1 ऑफ एक्स, F2 ऑफ एक्स और F3 ऑफ एक्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे आपके पास एक्स गिवन है। अब जो आपका x गिवन है वो क्या है, x आपका गिवन है वो E1 E2 E3 की फॉर्म में है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल उन x को इस फॉर्म में लिख लेना है, उन डुअल बेसिस को xi1 E1 xi2 E2 और xi3 E3। E1 E2 E3 की वैल्यू, xi1 क्या है आपके पास, xi1 हम कहते हैं हमारे पास F1 ऑफ x है, xi2 F2 ऑफ x है और xi3 F3 ऑफ x है। अब आपके पास जो xi1 xi2 xi3 का आंसर आएगा वही आपके पास F1 ऑफ x, F2 ऑफ x और F3 ऑफ x होगा, ठीक है। अब आपने क्या कहा, x इक्वल है इस सारी की टर्म्स की लीनियर कम्बिनेशंस की। x मेरे पास क्या है, इन तीनों टर्म्स का E1 E2 E3, x ही हमारे पास डुअल बेसिस है ना, x से ही डुअल बेसिस हमारे पास F1 F2 F3 आएंगी। तो x जो है वो इन E1 E2 E3 का लीनियर कम्बिनेशन है। और x क्या है हमारे पास, x गिवन है E1 E2 E3 की फॉर्म में। तो मैंने इन सबको इनकी लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया, xi1 xi2 xi3 इधर ही। आपने क्या किया, E1 की वैल्यू पुट की, E2 की वैल्यू पुट की, E3 की वैल्यू पुट की। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है xi1 को, इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो माइनस xi1 हो गया, फिर xi2 को इसकी फर्स्ट टर्म से किया तो प्लस xi2 और इसको इसकी फर्स्ट टर्म से किया तो वो 0 xi3 होगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। फिर इसी तरह से आपने इसकी सेकेंड टर्म ली, सेकेंड टर्म में माइनस xi1, फिर यहाँ से 3 xi2 और ये आपके पास माइनस xi3, तो ये एक इक्वेशन बन के आ गई है। फिर आप थर्ड टर्म ले लें, प्लस xi1
माइनस एक्साई 2 प्लस एक्साई 3 आपके पास थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन इस तरह से बन गई हैं। और आपका एक्स किसका इक्वल था, एक्स आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0 1 1 के इक्वल है। तो आप बस जिस तरह से मैट्रिक्स बन गई है कि फर्स्ट इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लिया, सेकंड को 1 के इक्वल रख लिया और थर्ड को भी आप 1 के इक्वल रख लें, उसी तरह से उसी की कंपेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 लिए थे, आप यहाँ पे इसकी जगह पे A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं। अगर आपको एक्साइज थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मैंने इसको A1 A2 A3 की फॉर्म में भी लिख लिया। आप बस ये अब आपने इसको फर्स्ट वाली को 0 के इक्वल रखा, सेकंड वाली को 1 के इक्वल रखा और थर्ड वाली को 1 के इक्वल रखा। 3 इक्वेशंस आपके पास यहाँ पे, इसको आप आगे नेम दे दें 1 2 3, 3 इक्वेशंस बन के आ गई हैं। सेम उसी तरह जैसे हमने पीछे अभी लीनियर अलजेब्रा के मेथड देखे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म किसी भी मेथड से आप इसके अंदर से इसके एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम अभी x1 x2 x3 फाइंड आउट किए हैं, इसी तरह से हम इसको कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो मेथड लगाया आपने वही लगाना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद मेरे पास यहाँ एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 के कंपोनेंट्स हैं, वो इकट्ठे कर लिए। यहाँ पे -1 +1 0 ये फॉर्म लिख ली, फिर -1 3 -1 ये फॉर्म लिख ली, फिर 1 -1 1 आप बस ये फॉर्म आ गई। और ये किसके इक्वल था, 0 1 1 के इक्वल था, तो ये फॉर्म लिख लिए। ठीक हो गया। क्या किया, यहाँ पे रो 3 को रो 1 से एक्सचेंज कर लिया। रो 3 को जब आप रो 1 से एक्सचेंज करेंगे तो पूरी रो को उठा के रो 1 की जगह पे ले जाएंगे। तो मैंने जब रो 3 को रो 1 से एक्सचेंज किया तो मैंने इस पूरी रो 3 को उठा के रो 1 की जगह पे ले गई हूँ। अब आपने मज़ीद क्या करना है, यहाँ पे फिर मैंने रो 2 को रो 1 में ऐड कर दिया, -1 यहाँ पे 0 बनाने के लिए। फिर रो 3 को रो 1 में ऐड कर दिया, यहाँ पे 0 बनाने के लिए। अब आपने यहाँ पे जब ज़ीरो बन गया, अब आप यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ से एक्साई 3 का आंसर किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब एक्साई 3 आ गया। अब यहाँ पे 2 एक्साई 2 0 एक्साई 1 प्लस 2 एक्साई 2 प्लस 0 एक्साई 3 मल्टीप्लाई करने से बनेगा 2 एक्साई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब आपके पास 2 एक्साई 2 किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे 1 के इक्वल हो गया है। इससे आपके पास एक्साई 2 का आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया है। अब आपने एक्साई 1 -1 और ये 1 एक्साई 1 माइनस एक्साई 2 प्लस एक्साई 3 आपके पास बनेगी फॉर्म, और ये इक्वल होगा आपके पास। अब आपके पास लास्ट इक्वेशन जब आपने चेंजेस की थी रो 1 को रो 3 से, तो यहाँ पे आपके पास एक 1 आया था। अब आपके पास ये सारी इक्वेशन क्या होगी, 1 के इक्वल हो चुकी है। एक्साई 1 माइनस एक्साई 2 प्लस एक्साई 3 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। अब एक्साई 1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, एक्साई 2 आपके पास 1/2 है, वैल्यू पुट की, और एक्साई 3 आपके पास 0 आया है। तो +0 इक्वल टू क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। यहाँ पे आपके पास ये +0 और ये वाली फॉर्म क्या है, यहाँ पे इस ये +0 1 के इक्वल है। अब ये -1/2 दूसरी तरफ जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। तो इससे आपके पास एक्साई 1 का आंसर क्या आ गया, +3/2 आ गया। तो आपने एक दफ़ा ये कोशिश ज़रूर करनी है कि ये जो आपके पास एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 के आंसर्स हैं, आपने इसको दोबारा कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, जब मैंने रोज़ को चेंज किया था तो 1 को चेंज नहीं किया था, 1 मेरा उधर ही रहा। इस अब आपके पास ये जो एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 के आंसर्स आए हैं वो क्या है, एक्साई 1 का आपके पास आंसर आया +3/2। मेरे हिसाब से आपने इसकी कैलकुलेशन दोबारा करनी है। एक्साई 2 का 1/2 और एक्साई 3 का जो है वो 0 आया। लीनियर अलजेब्रा का कोई भी और मेथड लगा लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और यही एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 आपके पास क्या है, F1 F2 और F3 हैं, और यही चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो आपके पास 641 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन, आपके पास जितना हो सका आपने लीनियर अलजेब्रा का कोई भी मेथड सॉल्व करके उससे सॉल्व करके आपने एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 ज़रूर सॉल्व करने हैं। यहाँ पे मैं इन इक्वेशंस के बारे में यहाँ तक तो ठीक है, बाकी आपके पास ये जो सोल्यूशन आया इनका एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 का, इनके बारे में श्योर नहीं हूँ। आपने किसी भी और मेथड से करके इनका आंसर ज़रूर कैलकुलेट कर लेना है। ये मेथड जो है लास्ट से आपका क्वेश्चन जो है वो इन आंसर्स की वजह से रॉन्ग हो सकता है, बाकी आपने सोल्यूशन इन्हीं लाइन्स पे करना है। अगर आप और मज़ीद होना चाहते हैं कि आपका क्या ये सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, तो आप अपने LMS का MTS 641 का मॉड्यूल नंबर 79 ओपन करें, और 79 में आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने इसको सॉल्व करके बताया है कि आपने इस मेथड से करना है। और इस मेथड से करने के बाद आप कोई भी लीनियर अलजेब्रा का मेथड लगा लें एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 के लिए, तो आपने इनकी कैलकुलेशन ज़रूर कर लेनी है दोनों क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पहले में x1 x2 x3 फाइंड करें और दूसरे में एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 फाइंड करें, और आपके पास ये था सोल्यूशन। अब ये चैनल ने सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरह मुझे भी सपोर्ट मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं आपको भी आने वाली वीडियोज़ में सपोर्ट करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।